हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक एक बार फिर से आप सभी का एग्जामिनेशन एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन। सो विदाउट डिलेइंग एनी मोर, लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट राइट फॉर सेंट्रल गवर्नेंस? आपके ऑप्शंस हैं क्विक डिसीजंस, फ्लेक्सिबिलिटी, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, नॉन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई ऑप्शन का मतलब होता है कि इन ऊपर दिए हुए चार विकल्पों में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, इन दोनों ही सूरतों में ई विकल्प को चुनना है। जरा बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ये बोल रहा है क्विक डिसीजन, तो ये बिल्कुल सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सही होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो हाल फिलहाल कोरोना पैंडेमिक चल रहा है। आप देख रहे हैं जिन देशों ने क्विक डिसीजन लिया उन्होंने कोरोना पर काबू पाया, और जिन्होंने देरी की उनका हश्र क्या हुआ आप देख सकते हैं। हश्र जिनका हुआ अमेरिका, इटली, और जो फायदे में काफ़ी रहे वो इंडिया, हांगकांग, जापान आदि देश। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी में एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अमेंडमेंट का। तो अमेंडमेंट देखते हैं कई सूरतों में काफ़ी रिजिड होता है, उनके संशोधन के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है, और कभी कभी सिंपल मेजोरिटी से ही काम चल जाता है। इस स्थिति को फ्लेक्सिबिलिटी ही कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है आइडियल फॉर लार्ज कंट्री, सही नहीं है। ये किसी देश के लिए सही हो सकता है, किसी देश के लिए सही नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया कुछ दिन पहले चाइना का क्या था, दोस्त था। अभी देख रहे हैं आप लोग बॉर्डर पे क्लैशेस चल रहे हैं, तो उनके लिए आइडियल है क्या? नहीं, अब आइडियल नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच वार जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर इंडिया और नेपाल की बात की जाए तो देखिए हमेशा से फ्रेंडली कंट्री रहा है। वहीं तीसरा एग्जाम्पल में ले सकते हैं चाइना और अमेरिका का। तो आप देख रहे हैं उन दोनों के बीच ही आर्थिक वार चल रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे देश की कंपनियों को लगातार बैन किए जा रहे हैं, तो ये किसी देश के लिए जरूरी नहीं है। चौथा ऑप्शन है यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। ये बिल्कुल सही होता है सेंट्रल गवर्नेंस के लिए, क्योंकि देखिए किसी भी देश के नागरिक के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब पे बराबर का कानून लागू होना चाहिए। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? ऑप्शन है टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज, improve the standard of living, political training, assisting villages in planning, none of the above, more than one of the above। तो इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि ये ऑप्शन ई सही होगा। देखिएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया है। इसमें कॉमन प्रॉब्लम्स पर कलेक्टिव एक्शन और उसके बारे में सॉल्यूशंस खोजा जाता है। इसमें एक्टिविस्ट, लीडर, सिटीजन्स और प्रोफेशनल्स ये सभी शामिल होते हैं। इनका एम होता है कि जो लोकल कम्युनिटीज है उनको और बेहतर बनाना। इस प्रोग्राम में जो टॉपिक कवर होते हैं वो हैं डेमोक्रेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट्स, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ पीपुल, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो। ये प्रश्न है, आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है या पंजीकृत पार्टी है, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? तो देखिए इसका सही आंसर होगा राज्य पार्टी है। जरा चारों विकल्पों को समझते हैं। पंजीकृत पार्टी वो होती हैं जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जा करके अपना नाम दर्ज करवाती हैं। जैसे ही वो अपना नाम दर्ज करवाती हैं, इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को एक नाम देती है और उसके साथ ही एक यूनिक सिंबल बना के देती है, प्रतीक चिन्ह बनाती है उस पार्टी का। तो ये जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है वो पार्टी पंजीकृत पार्टी हो जाती है। क्षेत्रीय पार्टी का मतलब होता है जब कोई एक पार्टी किसी एक खास क्षेत्र में ही उनका दबदबा होता है, जैसे कि किसी एक खास विधानसभा क्षेत्र में या 2-4 विधानसभा क्षेत्र में। कहने का अर्थ है कि उनका वर्चस्व पूरे राज्य में या देश में नहीं होता है, किसी एक क्षेत्र विशेष में ही होता है, तो उसे क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है। अब है राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी।
तो राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी का दर्जा लेने के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं। उन शर्तों में से किसी एक शर्तों को पूरा करने पर ये राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाती है। आइए समझते हैं राज्य पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। राष्ट्रीय पार्टी पहले देखते हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा लेने के लिए इन दी हुई 3 शर्तों में से किसी भी एक शर्तों को आप पूरा कीजिए और राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा आपको दे दी जाएगी। पहली शर्त है कि 3 राज्यों में से लोकसभा में 2% सीटें आपको जीतनी है। कहने का तात्पर्य है कि टोटल लोकसभा के कितने सीट, तो 545, 545, उसका 1% निकालिए, कितना हो जाएगा 5.45, दुगना कर दीजिए तो 10.90, यानी कि आपको 11 सीटें लोकसभा की जीतनी है 3 राज्यों से। वहीं दूसरी शर्त है कि 4 राज्यों में से 6% वोट हासिल कीजिए और साथ ही साथ आम चुनाव में 4 लोकसभा सीटें जीतिए। आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। तीसरी शर्तें हैं 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है। तो फिर बात आई कि राज्य पार्टी किसको बोलते हैं, तो समझते हैं राज्य पार्टी का दर्जा कैसे मिलती है। इसके लिए भी आपके पास 3 शर्तें हैं। इन तीनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा कीजिए, आपको राज्य पार्टी की दर्जा दे दी जाएगी। पहली शर्त है विधानसभा की कुल सीटों का न्यूनतम 3% या विधानसभा की न्यूनतम 3 सीटें जीतना है। कहने का अर्थ है कि टोटल विधानसभा के जितने सीट हैं उनमें से आप 3% सीट जीत जाइए या 3 सीटें जीत जाइए। मतलब जिसमें से पहले आप क्राइटेरिया को पूरा कर देते हैं वो मान ली जाएगी। या तो 3% वाला क्राइटेरिया पूरा कीजिए या 3 सीटों वाली, दोनों ही एप्लीकेबल है। जो पहले आप पूरा कर लेते हैं आपको दर्जा राज्य पार्टी को मिल जाएगी। अगर ये पूरा नहीं करते हैं तो दूसरी शर्त है कि लोकसभा में कम से कम 1 सीट हर 25 सीटों या उस राज्य को आवंटित किसी भी अंश के लिए जीतनी है। ये बोल रहा है कि लोकसभा के हर 25 सीट पर 1 सीटें आपको जीतनी है। अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे बिहार को मान लिया जाए, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो उसमें से 25 सीटों के लिए 1 सीट आपको जीतनी है। बाकी के जो 15 सीट बच गए, 15 सीट के लिए ऐसा नहीं है ना कि अब हाफ आदमी जिताएंगे, जीतेगा तो कोई पूरा 1 आदमी, यानी कि 40 सीटों के लिए 2 आदमी का आपको जीतना है आपके राज्य से। वहीं अगर आप राजस्थान का एग्जाम्पल लें तो राजस्थान में टोटल 25 सीट ही लोकसभा की है, तो वहाँ पे 1 भी सीट अगर जीत गई 25 में से तो इसका मतलब है कि उसको राज्य पार्टी की दर्जा दे दी जाएगी। तीसरी शर्तों के ऊपर आते हैं। तो तीसरी शर्त है कि आम चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है, लोकसभा या राज्य विधानसभा, यही बोला, लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए चुने गए कुल वैध वोटों में से कम 6% सुरक्षित करना है आपको। उस चुनाव में कम से कम 1 लोकसभा और 2 विधानसभा की सीटें जीतनी है। तीसरी शर्त में दोनों बातों को एक साथ पूरा करना है। कहने का अर्थ है कि आपको कुल पड़े हुए वैध वोटों में से, वैलिड वोटों में से आपको 6% वोट सिक्योर करने ही करने हैं। साथ ही साथ उस इलेक्शन में आपको 1 लोकसभा और 2 विधानसभा की सीटें भी आपको जीतनी है। ये दोनों, ऐसा नहीं है कि 6% वोट तो ले लिए लेकिन आपको 1 ही विधानसभा की सीट मिली है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। आपको 2 आदमी को कम से कम मिल के 6% आपको वोट लेने हैं, समझे, और 1 लोकसभा की सीटें लेनी है। जैसे ही आप ये फुलफिल करते हैं, तीनों में से कोई एक, तो आपको राज्य पार्टी की दर्जा दे दी जाती है। यहाँ पे पैरामीटर्स दिया गया है कंपैरिजन करके रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी का, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेंगे। ये इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों के लिए है और ये हिंदी माध्यम के दोस्तों के लिए। अभी करंट में टोटल 8 नेशनल पार्टी हैं। INC, CPI, CPIM, BJP, BSP, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, NCP, NPP। ये पार्टी कब बने थे यहाँ पे लिखा हुआ है और इनके करंट पार्टी सुप्रीमो कौन है इनका यहाँ पे नाम दिया गया है। अगर ऐसे जनरल बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे देश में काम करती है। कम्युनिस्ट पार्टी दुरईसामी राजा जो इनके प्रेसिडेंट है, जिनको डी राजा के नाम से भी जाना जाता है, ये तमिलनाडु में एक्टिव है। सीताराम येचुरी की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM, मार्क्सिस्ट पार्टी जो है ये केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। JP नड्डा जो BJP के अभी अध्यक्ष हैं, इस पार्टी का भी पूरे देश में वर्चस्व है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो UP में है, इनकी पार्टी सुप्रीमो है मायावती जी,
जिनको बहन भी कहा जाता है। AITC ये वेस्ट बंगाल में है, इनके पार्टी सुप्रीमो है ममता बनर्जी, जिनको दीदी कहा जाता है। अगला है NCP, जिनके पार्टी लीडर कौन है, शरद पवार, ये महाराष्ट्र में है। अगला है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, ये सबसे लेटेस्ट ऐड हुए हैं, पहले 7 ही थे अब 8 हो गए। कोनराड संगमा, जो मेघालय के अभी मुख्यमंत्री हैं, मतलब ये पार्टी मेघालय में रूल करती है अभी। उम्मीद है आपको राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और पंजीकृत पार्टी क्या होता है अंतर समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ऑप्शन है प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। Which of the following constitutional remedies is also called postmortem? इसका सही आंसर है क्यू वारंटो। उपचार जिसे इंग्लिश में रीट कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा था। इसे अनुच्छेद 32 में डाला गया है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कहने का अर्थ है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान शून्य होगा। मतलब कि अनुच्छेद 32 रीट नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं बनता है संविधान का। इसकी सबसे खास विशेषता ये है कि इसे किसी भी संविधान के संशोधन के माध्यम से इसे हटाया या दूर नहीं किया जा सकता है। रीट की संख्या 5 है, जिसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के द्वारा जारी करती है। ये पांचों रीट हैं हेबियस कॉर्पस, मंडामुस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्यू वारंटो। हेबियस कॉर्पस का आदेश उस व्यक्ति की प्रार्थना पर दी जाती है कि अगर उस व्यक्ति को लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस अधिकारी को ये आदेश देती है कि निश्चित स्थान पर निश्चित समय के अंदर उसे उपस्थित किया जाए कोर्ट में, ताकि कोर्ट बंदी बनाए गए कारणों को जान सके। मंडामुस के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसे अधिकारी को आदेश देते हैं जो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। इस आदेश से उस अधिकारी को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बोला जाता है। वहीं प्रोहिबिशन और सर्टियोररी लोअर कोर्ट्स पे लागू होते हैं। प्रोहिबिशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को तब आदेश देती है जब लोअर कोर्ट एक ऐसे केस को हैंडल कर रही होती है जो उसके दायरे में नहीं आता हो। तब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय लोअर कोर्ट्स को आदेश देती है कि उस केस पर अपने निर्णय ना दे। वहीं सर्टियोररी उत्प्रेषण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को ये आदेश देकर लोअर कोर्ट्स में विलंबित पड़े केसेस को अपने यहाँ मंगाती है। यानी कि जो लोअर कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग होते हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने यहाँ मांगती है ताकि उस पे फैसले दिए जा सकें। लास्ट है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा लेख। ये आदेश तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति एक ऐसे पदाधिकारी के रूप में काम करने लगता है जो उस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। उस समय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस व्यक्ति को आदेश देती है कि वो पोस्ट को छोड़ दे, और जब तक वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देता है तब तक उस पोस्ट पे वो काम नहीं कर सकता है। यही वजह है कि क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा लेख को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संबंधित व्यक्ति का पोस्ट चला जाता है, उसके पोस्ट का मर्डर हो जाता है। ये सभी पांचों रीट्स आप लोग याद रखेंगे। याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, हो सकता है आपको याद रखने में हेल्प करे। ट्रिक है कि हे मैन सर पर क्यों वार करते हो। दोबारा सुनिएगा, हे मैन सर पर क्यों वार करते हो। हे का मतलब होता है हेबियस कॉर्पस, मैन मतलब मंडामुस, सर मतलब सर्टियोररी, पर मतलब प्रोहिबिशन, क्यू वार का मतलब होता है क्यू वारंटो। इस तरीके से याद रख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सब लोग को ये समझ में आया होगा। रीट क्या होता है, कौन जारी करता है, किसके लिए जारी करता है, रीट कितने हैं, इसको क्या क्या कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मतदान के लिए प्रयोग में की जाने वाले मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। ऑप्शन है M1, 21, M3, 23, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए अभी करेंट में जो इंडिया में यूज किया जा रहा है वो है M3।
वीवीपैट का मतलब होता है कि वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इंडिया में पहले M2 वर्जन यूज किया जाता था, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको रिप्लेस कर दिया गया M3 से। अगर M2 की बात की जाए तो M2 में 4 वैलेट मशीन को एक साथ आप कनेक्ट कर सकते थे और उसमें टोटल 64 लोगों को प्रदर्शित कर सकते थे। लेकिन M3 वर्जन में इसका 6 गुना अधिक यानी 4 के बदले 24 वैलेट इकाइयों को एक साथ ऐड करके 384 उम्मीदवारों को वीवीपैट में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें नोटा का भी एक ऑप्शन दिया जाता है, ये नोटा वाला ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड होता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, टोटल 8 स्टेट को माना जाए, सिक्किम को लेकर 7 सिस्टर्स को साथ में कर दिया जाए तो 8 है टोटल। उनमें से 3 राज्य सिक्किम, मिजोरम और असम का अलग अलग है। बाकी बचे 5 राज्य का एक बराबर विधानसभा की सीट है। तो जो एक बराबर 5 राज्य हैं उनके संख्या है 60। असम का वही है 126, सिक्किम का 32 और मिजोरम का 40। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों ही राज्यों की विधानसभा सीट कितने? 60-60। हिमाचल प्रदेश का कितना है? 68। तो इस हिसाब से हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। देखिए हमने सारे राज्यों का लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जितने भी नंबर्स हैं उनका चार्ट एक जगह तैयार कर दिया है। देखिए ये सभी राज्यों का डेटा याद करना संभव नहीं है। आप उन राज्यों का जरूर ध्यान रखें जो हाल फिलहाल चर्चे में है, या कुछ समय पहले किसी राज्य में चुनाव हुआ हो, या आने वाले समय में चुनाव होना हो, या किसी भी कारणवश वो चर्चा में रहा हो, तब वो राज्य इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस चार्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें चाहे लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, लेजिस्लेटिव असेंबली की हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल की हो, सभी में सबसे ज्यादा यूपी की सीटें होती हैं क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात किया जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश जिसमें 100 सीटें हैं, पहले 99 था, एक बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में 78 है, बिहार और कर्नाटका में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है, ये पहले 50 था अब 58 कर दिया गया है। तेलंगाना में 40 है, बाकी के बचे राज्य यहाँ पे हैं। ये चार्ट देखिएगा यूनियन टेरिटरी का, ये आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिया गया है। वहीं दमन एवं दीव को दादर और नगर हवेली के साथ मैच कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, सम कर दिया गया है एक साथ। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं और 4 राज्यसभा की सीटें, वहीं 114 विधानसभा की सीटें हैं। लद्दाख में 1 लोकसभा की सीट, राज्यसभा की एक भी सीट नहीं है। दिल्ली की बात की जाए तो 7 लोकसभा की सीट है और 3 राज्यसभा की सीट है और 70 विधानसभा की सीट है। पुडुचेरी में 1 लोकसभा का और 1 राज्यसभा का सीट है, साथ ही 30 विधानसभा की सीट है। चंडीगढ़ में केवल लोकसभा के लिए सीट अलॉटेड है, बाकी के लिए नहीं। दमन एंड दीव को दादर नगर हवेली के साथ ऐड करने के बाद इन दोनों का एक एक पहले से था, तो इन दोनों को कमेंट करके 2 बना, तो अभी लोकसभा की सीटें इनकी कितनी हो गई? 2। कोई राज्यसभा की सीट नहीं है और ना ही इसमें विधानसभा है। वहीं अंडमान निकोबार के लिए भी 1 लोकसभा सीट है, लक्षद्वीप के लिए भी 1 लोकसभा की सीट अलॉटेड है। यहाँ से एक बात और देखिए कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं इनमें से 3 यूटी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, इन तीनों ही राज्य में विधानसभा की सीटें हैं, मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं। बाकी किसी भी यूटी में कोई भी विधानसभा नहीं है, वहां मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। बाकी सभी यूटी में राष्ट्रपति के द्वारा एक कार्यवाहक नियुक्त किए जाते हैं। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 1 ऑप्शन। ए, बी, सी ये तीनों ही एक साथ सही हैं। देखिएगा ये जो वरीयता क्रम बनता है ना, ये प्रोटोकॉल के हिसाब से बनता है। हर देश का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से ऑर्डर बनाए जाते हैं, रैंकिंग दी जाती है।
एक कैटेगरी बनाया जाता है कि किसको पहले वरीयता दी जाएगी। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और कैग ये तीनों 9th A कैटेगरी में आते हैं। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 14वें ग्रुप में आते हैं। इस ऑप्शन के हिसाब से अपने पास दो ग्रुप बनता है, एक 14th नंबर ग्रुप और एक 9th A ग्रुप। जाहिर सी बात है 14 से पहले 9th A ग्रुप आता है और 9th A ग्रुप में तीनों ही आता है और तीनों की ही वरीयता सेम है, यानी कि तीनों एक साथ आंसर सही होंगे, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन सही है। मैंने यहाँ टॉप 20 का ऑर्डर दे दिया है, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जैसे फर्स्ट रैंक पे प्रेसिडेंट आते हैं, अभी रामनाथ कोविंद जी हैं। सेकंड नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं। थर्ड नंबर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। चौथे नंबर पर गवर्नर ऑफ स्टेट आते हैं अपने अपने राज्यों से संबंधित। पांचवें नंबर पर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, अभी प्रतिभा पाटिल को ये दिया गया है क्योंकि प्रणव दा अभी इस दुनिया में नहीं रहे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 5A ग्रुप में आते हैं, ये सीट अभी खाली है। ऐसा माना जाता है कि दो पोस्ट, एक तो उप प्रधानमंत्री का पोस्ट और विधान परिषद, ये दोनों राज्य और देश के बजट पर बोझ हैं। ठीक है, तो कभी ऑप्शन आ जाए कि इनमें से कौन भारत या राज्य के बजट पर बोझ होता है, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन उसमें आप देख लेंगे कि क्या उसमें डिप्टी पीएम या लेजिस्लेटिव काउंसिल का ऑप्शन है। अगर ये है तो यही आंसर होगा। छठे ग्रुप में चीफ जस्टिस जो अभी शरद अरविंद बोबड़े हैं और स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कि ओम बिरला जी हैं, ये दोनों लोग एक साथ छठे ग्रुप में आते हैं। वहीं यहाँ देख लीजिए 7th A, 8th, 9th A, 10th, यही अपना क्वेश्चन था। 9th A यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी हैं अभी, और कैग इनके चेयरमैन कौन है अभी? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये तीनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी के भी रैंक आप देख लीजिएगा कौन अभी करंट में क्या है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और यहाँ देखिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो क्वेश्चन का ऑप्शन था डी ऑप्शन, ये 14th ग्रुप में आते हैं। मैंने चार्ट दे दिया है, टॉप 22 लिख दिया है, बाकी के भी बहुत हैं, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट था उसी को कलेक्ट किया है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन ना आप रट के कभी नहीं कर सकते। जब तक आपको पॉलिटी में समझ नहीं बनेगी, जब तक आप समझ डेवलप नहीं कीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आइए बारी बारी से सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला ऑप्शन है कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कानून विधायिका बनाती है और उस कानून के तहत न्याय देना न्यायपालिका का काम होता है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं, ये संसद के प्रति यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। बी ऑप्शन है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। जी नहीं, जब कानून विधायिका बनाती है उस कानून का पालन करवाना कार्यपालिका का काम होता है, तो जवाब देना कार्यपालिका का बनता है विधायिका को, ना कि विधायिका का जवाब देना कार्यपालिका को बनता है। तो इस वजह से बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सी ऑप्शन है कि विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। जी नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा कि ये कानून बनाता है और उसका पालन करवाना इसका काम है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। ठीक है, तो ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ये ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन है कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति कोई भी जवाब नहीं देता है। हाँ, अगर राष्ट्रपति चाहे तो न्यायपालिका से कोई भी एडवाइस मांग सकता है, लेकिन उस एडवाइस को मानना या ना मानना ये पूरी राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो चाहे कि माने तो मानेंगे, अगर वो चाहते हैं कि ना माने तो नहीं मानेंगे। तो हमने देखा ये चारों ऑप्शन ही गलत हैं, तो इस वजह से इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही है। नॉन ऑफ दीज आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ऑप्शन है खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ही पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्मित हुआ है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज व्यवस्था, ये अनुच्छेद 243 के तहत आता है। इसको सबसे पहली बार बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर बनाया गया था।
ये कमेटी 1952 में बनी थी और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1957 में सौंपी थी जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के टाइम पर। उसके बाद फर्स्ट टाइम लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी बार लागू हुआ 11 अक्टूबर 1959 को पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में। पंचायती राज व्यवस्था के तहत 3 कैटेगरी बनाया गया है। पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बारी बारी से इन तीनों को समझते हैं। पंचायती राज यानी कि पंचायत, ये 11वीं सूची में आती है और भाग 9 में आता है। वहीं अनुच्छेद इसका 243A से 243O तक आता है। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। इसमें 29 विषय सूची हैं और इस पंचायती राज व्यवस्था में 3 टियर चुनाव होते हैं। फर्स्ट में होता है ग्राम सभा, जिसे पंचायत भी कहा जाता है, ब्लॉक समिति, जिसे पंचायत समिति के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे ऊपर होता है जिला परिषद। पंचायत गांव के लेवल पर होता है, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होता है और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। यानी कि कई गांव मिला करके पंचायत बनते हैं, कई पंचायत मिला करके ब्लॉक बनता है और कई ब्लॉक को मिला करके जिला बनता है। पंचायत के हेड मुखिया होते हैं, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति के हेड प्रमुख होते हैं और जिला परिषद के हेड जिला पार्षद या इंग्लिश में चेयरमैन बोलते हैं उनको। म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं तो ये 12वीं सूची में भाग 9A में आता है। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 243P से 243ZG तक है। ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और लागू हुआ 1 जून 1993 से। इसमें 18 विषय सूची जोड़े गए हैं। म्युनिसिपैलिटीज में भी 3 टियर चुनाव होते हैं। सबसे नीचे होता है नगर पंचायत, इसके ऊपर होता है म्युनिसिपैलिटीज काउंसिल और सबसे ऊपर होता है नगर निगम, जिसके हेड क्या होते हैं, महापौर, मेयर जिसको बोला जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखें कि ये भाग 9B में आता है और जो अनुच्छेद है इसका वो 243ZH से 243ZT तक आता है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये सभी यहाँ पे। तो ये था 65वीं BPSC में पूछे गए पॉलिटी के प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट कोरोना से बच के रहिए। जय हिंद।